हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी, जिसके अंतर्गत हम लोग का छठा चैप्टर चल रहा था। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने इसका लेक्चर नंबर 3 तक देख लिया था और आज का जो आपका लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। ठीक, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि लेक्चर नंबर 4 में यानी कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएनए के प्रकारों को हम लोग देखेंगे, साथ ही में जो आरएनए होता है आरएनए के भी प्रकारों को देखेंगे और उनकी परिभाषा को भी हम लोग देखेंगे। ठीक, तो आरएनए और डीएनए के बारे में संपूर्ण जानकारी को आज की वीडियो में हम लोग प्राप्त करेंगे। तो अगर आप लोगों को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से डीएनए और आरएनए को समझना है, यानी कि इनके प्रकारों को देखना है, तो आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक, और साथ ही में अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को कर दिया करें सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों को ये सभी नोट्स भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा जैसे ही आप लोगों का ये चैप्टर समाप्त होगा। ठीक, तो इसके पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को जो आपका इसका नोट्स होगा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक इससे पहले के चैप्टर थे उनका वीडियो नहीं देखा तो उसे जा करके आप लोग अभी देख लें, और उसका नोट्स भी अगर आपने अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो उसे जा करके अभी डाउनलोड कर लें, क्योंकि जो आपके 5 चैप्टर थे बायोलॉजी के उसके पूर्ण रूप से नोट्स अपलोड हो चुके हैं, और साथ ही में उनकी जितने भी टॉपिक थे बोर्ड एग्जाम 2023 में आने लायक उन सभी टॉपिक्स को अच्छे तरीके से क्लियर करा दिया गया है। तो अब चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे डीएनए के प्रकार के बारे में। तो आप लोगों को इससे पहले मैंने बताया था कि डीएनए जो आपका होता है वो आपका होता है एक आनुवांशिक पदार्थ, और डीएनए का जो आपका कह सकते हैं कि जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए क्या होता है? आपका एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। आनुवांशिक पदार्थ का क्या काम होता है? यानी कि डीएनए का ये काम होता है कि जो एक पीढ़ी के लक्षण होते हैं वो दूसरे पीढ़ी में उन लक्षणों को लेकर के जाता है। यही आपका एक आनुवांशिक पदार्थ का काम होता है, जो कि डीएनए का काम होता है। ठीक, तो डीएनए का काम क्या होता है? एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरे पीढ़ी में लेकर के जाना। जिसकी खोज किसने की थी? जिसकी खोज की थी फ्रेडरिक मीजर ने 1869 ईस्वी में। ठीक, फ्रेडरिक मीजर ने इसकी खोज करी थी डीएनए की। ठीक, उन्होंने उसका नाम तब क्या दिया था? उन्होंने इसका नाम दिया था न्यूक्लियन। लेकिन ये क्या है? न्यूक्लियन ही आपका डीएनए होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पिछले जो वीडियोस थी उसमें ही पता चल गया होगा, अगर आपने पिछले वीडियोस को अच्छे तरीके से देखा है। अगर नहीं देखा है तो आप लोगों को पता नहीं होंगी, उन वीडियोज़ को भी आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो डीएनए के बारे में जितनी भी जानकारी थी हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं उनके बारे में। बस आप लोगों का एक कमेंट आया था कि डीएनए के प्रकार के बारे में बता दीजिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका बोर्ड लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें केवल और केवल डीएनए के बारे में यही सारी चीज़ें आपको आती हैं कि सबसे पहले आप लोगों को डीएनए की क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को डीएनए की परिभाषा पता होनी चाहिए कि डीएनए आखिर होता क्या है, साथ ही में उसकी खोज किसने करी और किस सन में करी ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में फिर उसकी संरचना किस प्रकार से होती है उसको आप लोग पता होना चाहिए, जो उन्होंने मॉडल दिया था वैज्ञानिकों ने उसको आप लोगों को पता होना चाहिए। और उसके बाद में अगर हम लोग डीएनए के प्रकार की बात करें तो डीएनए के जितने भी प्रकार होते हैं उन प्रकारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये उसका डिटेल में बिल्कुल नहीं पढ़ना है हम लोग को, केवल हम लोग को ये पता होना चाहिए कि डीएनए कितने प्रकार का होता है। तो जो आपका डीएनए होता है वो मुख्यतः 5 प्रकार का आपका होता है, जिसमें पहला जो आपका प्रकार होता है वो होता है ए डीएनए, दूसरा प्रकार आपका होता है बी डीएनए, तीसरा प्रकार आपका होता है सी डीएनए, चौथा प्रकार आपका होता है डी डीएनए, और पांचवा प्रकार आपका होता है जेड डीएनए। ठीक, तो आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि डीएनए के प्रकार कितने होते हैं? डीएनए के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है ए डीएनए, दूसरा होता है बी डीएनए, तीसरा होता है सी डीएनए, चौथा होता है डी डीएनए, और पांचवा होता है जो आपका है वो होता है जेड डीएनए, यानी कि ABCD जेड डीएनए होता है। ठीक, तो ये हो गए डीएनए के प्रकार। और डीएनए के बारे में जितनी भी जानकारी थी हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर ली थी। डीएनए की संरचना के बारे में हो, चाहे डीएनए की परिभाषा के बारे में हो, डीएनए की खोज किसने करी, डीएनए को सिद्ध करने के लिए जो प्रयोग करे गए, वो सभी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस करी हुई है। तो आप लोग उन सभी वीडियोस को ध्यान से देखें, तभी आप लोगों को आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये हो गई डीएनए की बात। अब हम लोग क्या करेंगे? आरएनए को समझ लेंगे पूर्ण रूप से, क्योंकि अगला जो टॉपिक आपका होगा इस चैप्टर का वो होगा सेंट्रल डोग्मा। तो उसमें आप लोगों का आरएनए पता होना चाहिए कि आरएनए कितने प्रकार का होता है। तो आरएनए पर हम लोग बढ़ते हैं। तो आरएनए को हम लोग क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो आरएनए का काम क्या होता है? आरएनए जो आपका होता है वो आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, यानी कि प्रोटीन को संश्लेषित करने का कार्य करता है। दूसरी चीज़ क्या होती है?
कुछ में यानी कि कुछ ऐसे भी विषाणु हैं जो कह सकते हैं पादप विषाणु हैं, उनमें क्या होता है आरएनए कुछ विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में भी कार्य करता है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी आपके जीव होते हैं उन सभी में क्या होता है डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, लेकिन कुछ विषाणु हैं जैसे कि आप लोग जान सकते हैं समस्त जो पादप विषाणु होते हैं उन सभी को अगर छोड़ दिया जाए तो सब में क्या होता है डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है, लेकिन जो आपके पादप विषाणु होते हैं उसमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो यही चीज़ होती है। अब आरएनए के प्रकार को हम लोग देख लेते हैं। तो आरएनए आपका दो प्रकार के रूप में हो सकता है, एक हो सकता है आनुवांशिक आरएनए और दूसरा हो सकता है अनआनुवांशिक आरएनए। तो यह आनुवांशिक आरएनए क्या होता है, जो आरएनए आप लोगों का जो जीव होता है उसमें अगर वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य कर रहा है तो वो आपका आनुवांशिक आरएनए हो जाएगा, और अगर किसी जीव में जो आपका आरएनए होता है वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करता है तो वो कैसा हो जाता है, वो आपका हो जाता है अनआनुवांशिक आरएनए। तो अगर हम लोग पादप विषाणु को छोड़ दें तो जितने भी आप लोग के आरएनए होते हैं वो कैसे होते हैं, सभी आपके क्या होते हैं अनआनुवांशिक आरएनए होते हैं। यानी कि अगर हम लोग अपने शरीर की बात करें तो उसमें भी आरएनए क्या होता है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। आरएनए एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में लेकर के जाने का कार्य नहीं करता है। आप लोग सभी जानते होंगे इस बात को, ठीक। तो आनुवांशिक जो आरएनए होता है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं कि वह आरएनए जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है किसी जीव में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग आनुवांशिक आरएनए कहते हैं, ठीक। उसे आनुवांशिक आरएनए कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं जितने भी आप लोग के पादप विषाणु होते हैं उन सभी में क्या होता है आरएनए ही आपका आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, यानी कि एक पीढ़ी के जो लक्षण होते हैं दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है, ठीक। ये चीज़ हो गई। और इनको अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी आपके समस्त जीव होंगे पृथ्वी पर उन सभी में क्या होगा डीएनए आपका आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करेगा। अब अनआनुवांशिक आरएनए की बात करें तो वही चीज़ है ये कि ऐसा आरएनए जो आनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं करता है अनआनुवांशिक आरएनए कहलाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो आनुवांशिक पदार्थ का जो कार्य करता है वो आपका डीएनए होता है सभी जीवों में, केवल समस्त पादप विषाणु को छोड़ दिया जाए तो, ठीक। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपका आरएनए होता है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक। तो जो यूकैरियोट होते हैं उसमें क्या होता है 3 प्रकार का अनआनुवांशिक आरएनए पाया जाता है। पहला प्रकार, अगर आपसे कोई पूछेगा आरएनए कितने प्रकार का होता है तो आप लोग तुरंत उसे बता देना आरएनए 3 प्रकार का होता है। पहला होता है संदेश वाहक जिसे हम लोग mRNA कहते हैं, इसे हम लोग मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। दूसरा होता है ट्रांसफर आरएनए जिसे हम लोग tRNA कहते हैं। तीसरा होता है आपका राइबोसोमल आरएनए जिसे हम लोग rRNA भी कहते हैं, ठीक। तो ये संदेश वाहक आरएनए क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, इनको हम लोग समझ लेते हैं अब, ठीक। तो पहला आपका है संदेश वाहक आरएनए जिसे हम लोग कहते हैं mRNA। mRNA का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। तो जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, तो आप लोग जब पढ़ेंगे इसकी परिभाषा को आपको समझ में आ जाएगा। तो संदेश वाहक आरएनए जो आपका होता है डीएनए से प्राप्त आनुवांशिक सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाता है। यानी कि संदेशवाहक जो यानी कि आरएनए होता है वो डीएनए से जो भी चीज़ प्राप्त होती है, जो भी सूचनाएं उसको मिलती हैं, उसका काम क्या होता है, वो सूचनाओं को यानी कि डीएनए से जो प्राप्त सूचनाएं होती हैं उनको राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य होता है। या फिर कह सकते हैं कि डीएनए अगर मान लीजिए साधारण भाषा में समझें कि डीएनए अगर कोई भी बात उससे बताता है तो वो उसको ले जा करके राइबोसोम को बता देता है, ठीक। तो यही चीज़ होती है। तो जब इसका काम क्या है मैसेज वाला काम है, तो इसीलिए जैकब और मोनार्ड नाम के 2 वैज्ञानिक ने इस आरएनए को क्या नाम दिया, इस आरएनए को मैसेंजर आरएनए का नाम दिया, ठीक। तो कोशिका द्रव्य में जो पाए जाने वाले आरएनए होते हैं उनका 3.5% भाग जो आपका होता है वो mRNA का होता है। तो ये mRNA के बारे में आप लोग को इतनी चीज़ें पता है तो समझ लीजिए, बस आप लोग की इतना ही इनफ है। दूसरा प्रकार आपका आरएनए का होता है वो होता है ट्रांसफर आरएनए जिसे हम लोग tRNA कहते हैं। कोशिकाओं में लगभग 100 प्रकार के tRNA पाए जाते हैं, ठीक। यह कुल आरएनए का 15% भाग बनाता है। tRNA जो आपका होता है अमीनो अम्लों को ढोकर राइबोसोम कॉम्प्लेक्स तक लाते हैं, ठीक। तो इनका काम क्या होता है, जो अमीनो अम्ल होता है उसको ढो करके कहाँ ले जाते हैं, राइबोसोम कॉम्प्लेक्स तक ले जाते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो आपके अमीनो अम्ल होते हैं उन अमीनो अम्लों को ढोने के लिए कोशिका में विभिन्न प्रकार के tRNA पाए जाते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोशिका में 100 प्रकार के यानी कि लगभग 100 प्रकार के tRNA पाए जाते हैं। तो ये आपकी बात हो गई ट्रांसफर आरएनए की।
अब हम लोग इसका जो तीसरा प्रकार होता है आरएनए का उसको समझ लेते हैं, जो आपका होता है राइबोसोमल आरएनए, जिसे हम लोग आरआरएनए कहते हैं। तो ये क्या होता है इसको अब हम लोग समझते हैं कि राइबोसोम के अंदर पाए जाने वाले आरएनए को हम लोग क्या कहते हैं, आरआरएनए कहते हैं। इसे घुलनशील आरएनए भी कहते हैं, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो राइबोसोम के अंदर पाया जाता है आरएनए उसे हम लोग आरआरएनए कहते हैं और इसे घुलनशील आरएनए भी कहते हैं। और यह क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि यह कुल जो आरएनए होता है उसका लगभग 80% भाग का निर्माण करता है। यानी कि आप लोग जान सकते हैं कि आरएनए में सबसे ज़्यादा अधिक भाग ये आरआरएनए का ही होता है। ठीक, इसका प्रमुख जो कार्य होता है वो होता है राइबोसोम का निर्माण करना। ठीक, तो ये बात आप लोगों की हो गई आरएनए के बारे में, यानी कि आरएनए जो आपके 3 प्रकार के होते हैं उनको हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया। डीएनए के प्रकारों को भी हम लोगों ने पूर्ण रूप से देख लिया। ठीक, तो आज का जो लेक्चर था हम लोग का लेक्चर नंबर 4 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट था। तो आप लोगों ने अगर इसे अच्छे तरीके से समझ लिया है लेक्चर नंबर 4 को, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। ठीक, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ को पाने के लिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग मेहनत करेंगे आप लोगों के साथ में एग्ज़ाम तक, यानी कि जब तक आप लोग का एग्ज़ाम हो नहीं जाएगा तब तक आप लोग के साथ मेहनत जारी रहेगी। तो ऐसे ही आप लोगों को सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री में दी जाएंगी। उसके लिए बस आप लोग को वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।